हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? कैसी ठंड है आपकी साइड? यहाँ तो बहुत ठंड है। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक लाइक अपने कवर किए थे ऑडिट रिस्क क्या होता है एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में समझे थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल कंट्रोल। तो पहले ये समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, क्या रेलेवेंस है इसका ऑडिट में, एंड ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्विकली ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। क्या अपना टॉपिक है आज का? आज का अपना टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो होता है ये मैनेजमेंट जो होता है एंटिटी का जिसका आप ऑडिट करने वाले हैं, वो डिज़ाइन करता है, वो डिसीजन लेता है कि कौन कौन सा कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करता है कैसे कंट्रोल वर्क करना चाहिए, अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करता है एंड देन उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिव। तो टोटल ओवरऑल ये है कि मैनेजमेंट का इस पे कंट्रोल होता है, इसमें ऑडिटर का कुछ नहीं होता है। मैनेजमेंट जो एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है और अदर इरेगुलरिटीज जो है उसको उससे बचने के लिए ये कंट्रोल्स लगाते हैं। जस्ट एक सेफ गार्ड होता है कंट्रोल कि अगर आपको लग रहा है जैसे रिस्क है, बहुत डिफरेंट टाइप की चोरी होने का एग्जांपल लेते हैं कि अपने एक गोडाउन है अपना, एंड उसमें डेफिनेटली अगर आप नहीं लगाओगे कंट्रोल तो उसमें चोरी हो सकता है। तो कंट्रोल में क्या क्या, और डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, बट कंट्रोल बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स होते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स होता है। तो एग्जांपल लेते हैं। तो गोडाउन का अपना केस था, क्या था अपना कि एक गोडाउन है, ठीक है। तो उसमें अगर है कि कंट्रोल लगाया, अदरवाइज रिस्क क्या है, पहले अपना रिस्क क्या समझे कि रिस्क क्या था, चोरी होने का। जो मटेरियल अपना गोडाउन में रखा वो चोरी हो सकता है, दैट इज अ रिस्क। तो मैनेजमेंट डेफिनेटली मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की के अच्छे के लिए सोचती है, वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सोचती है। तो इन दैट केस वो रिस्क जो है उसके लिए क्या कर सकती है कि एक तो सीसीटीवी लगाएगा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंट्रोल्स, जिसमें सीसीटीवी लगाएगा कि कोई चोरी करके जा रहा है तो पता चल जाएगा। दूसरा लगवा सकता है कि अ, जो स्टोर कीपर है उसका साइन वाइन होना चाहिए अगर कोई जा रहा है, या फिर जो जो एम्प्लॉई हैं जो गोडाउन में काम करते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए आते जाते टाइम, कि वो कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं जाते टाइम, या आते टाइम कुछ ऐसा तो उसमें नहीं है। तो डेफिनेटली वो प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। और और मतलब क्या बोल सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए कि अगर कोई गुड्स जा रहा है, मतलब इशू कर रहे हैं मटेरियल, तो उसके डेफिनेटली स्टोर कीपर जो उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ऐसे ही कोई नहीं लेके जा सकता है। तो ये सब कुछ कंट्रोल्स के एग्जाम्पल्स थे। तो कंट्रोल वही होता है कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम मैनेजमेंट जो होता है वो कंट्रोल लगाता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि मैनेजमेंट लगाता है। इसमें तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कंट्रोल के लिए हमने बहुत बार डिस्कस भी किया था। ये कंट्रोल क्या होना है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, और बोल सकते हैं एक मेंटेनेंस, ठीक है। ये, और इसको मेंटेनेंस को इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं इसको। तो कंट्रोल में बेसिकली ये तीन जो स्टेजेस हैं वो इन्वॉल्व होती है। डिज़ाइन क्या होता है, जब मैनेजमेंट और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो डेफिनेटली डिसाइड पहले करते कौन कौन से रिस्क है। स्टेप क्या होगा, तो पहले डिसाइड करेंगे रिस्क कौन कौन से, कहाँ कहाँ कंट्रोल लगाया जा सकता है। एंड देन डेफिनेटली वो सोच ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, जैसे इस केस में हमने गोडाउन वाले केस में समझा कि ये रिस्क है, इसको कैसे कौन कौन सा कंट्रोल रेलिवेंट होगा इस केस में, तो वो डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली डिस्कशन के बेसिस पे। डॉक्यूमेंटेशन पहले करते हैं कि अच्छा इस वे में ऐसे होना चाहिए, सीसीटीवी लगना चाहिए, वट एवर, मतलब जो भी कंट्रोल है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आता है, जैसे डिज़ाइन किया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जिन्होंने उस टाइम सोचा था जैसे ऐसे ऐसे करना है, वैसे ही जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जो कंट्रोल आ रही है, मतलब प्रैक्टिकली जो कंट्रोल हो रहा है, तो वो एज जैसा डिज़ाइन किया हुआ था वैसा इम्प्लीमेंट वगैरह वो कर रहे हैं कि नहीं। थर्ड होता है कि डेफिनेटली जैसा इम्प्लीमेंट किया है वो ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेट कर रहा है कि सही से कि नहीं कर रहा है। तो बीच बीच में मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि इनकेस कुछ रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की, या फिर देखना है कि जैसा हमने डिज़ाइन किया था वो ऑपरेट कर रही है सही है, इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो ये सब तो बेसिकली ये मैनेजमेंट का काम होता है। अब ऑडिटर हमने डिस्कस किया था रिस्क असेसमेंट के बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह, जब रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली अपने को जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होता है, मतलब जो रिस्की एरिया है, उसके लिए हम देखते थे कंट्रोल और अपने अदर जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं वो करते थे। इसका मतलब क्या है, अगर अपने को पता चल गया कि कंट्रोल अच्छा है, इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा कि मैनेजमेंट ने पहले से ही जो जो कंट्रोल लगाने चाहिए वो लगाए हैं। तो डेफिनेटली मिसस्टेटमेंट और जो एरर और फ्रॉड से जो भी मिसस्टेटमेंट होने का उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर कंट्रोल नहीं है किसी एरिया में या मैनेजमेंट ने कंट्रोल नहीं लगाया तो डेफिनेटली उसको और अच्छे से ज़्यादा कंसिडर करके, ज़्यादा फोकस करके जो ऑडिटर है वो टेस्ट करेगा रिस्की एरिया को। ठीक है, तो अपनी आज यही सब डिस्कस करने वाले हैं। चलो अपने जो मैट है उससे देखते हैं एंड देन ओह माय गॉड, यस। ओके, तो अपने पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो अपने अभी डिस्कस की उसके बेसिस पे इजी हो जाएगा अपने लिए समझना। ये ऐसे 315 है, दैट इज जस्ट लाइक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसी में ये स्टैंडर्ड जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंटरनल कंट्रोल जो है उसका मीनिंग क्या होता है। क्या लिखा हुआ, द प्रोसेस डिजाइंड, हमने पढ़ा कि पहले कैसे डिजाइनिंग होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपना कि डिजाइनिंग का बात कैसे डिजाइन किया हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि मैनेजमेंट कैसे डिजाइन करता है। तो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, इम्प्लीमेंटेड जैसे डिजाइन किया उसके, एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट और अदर पर्सनल, जिसको अगर मैनेजमेंट ने किसी को अपॉइंट किया कि ओके इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू एवरीथिंग, तो मे बी किसी सीनियर अथॉरिटी, किसी एम्प्लॉय को इन लोगों ने ऑथराइज किया टू इम्प्लीमेंट, और मतलब ये इंटरनल कंट्रोल डायरेक्टर हो गया उस टीम का या फिर वट इसको जिसको ऑथराइज किया हुआ है उसको ये लोग करते हैं। तो उसका काम क्या होता है, कंट्रोल को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म्स है, इसको प्लीज़ एग्जाम में इनकेस आए तो ये प्लीज़ कोट कर लिखना आप, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसका पर्पस क्या है, ये जो हमने इतना कर रहे हैं कि कंट्रोल वगैरह का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसका पर्पस ये टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। क्या चीज़ का रीजनेबल अश्योरेंस देगा, अबाउट अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का, विथ रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर कंट्रोल अच्छा होगा, कंट्रोल अच्छे से इफेक्टिव होगा, तो डेफिनेटली जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से वो रिलायबल होगा। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, जो काम कर रहे हो लोग वो इफेक्टिव है, इफिशिएंसी से काम। नेक्स्ट के सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। एग्जाम्पल में जैसे हम देख रहे थे गोडाउन वाला केस, उसमें डेफिनेटली अगर सीसीटीवी और अदर कंट्रोल्स नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि सेफ गार्ड्स असेट नहीं रहेगा, वो कोई जिसको मन होगा वो लेके चला जाएगा, एंड इट्स नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड लास्ट क्या बोल रहे, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं, क्या क्या अपने क्विकली डिस्कस करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स था, प्रोसेस था, ठीक है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, किसके द्वारा, दो चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट और एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया हुआ है। क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए अपने ये करें, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है,
यहाँ पे भी अपने पहले भी देखे तो ऑडिटर भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता, इस केस में भी लिखा हुआ है कि रीजनेबल अश्योरेंस। मैनेजमेंट में भी इट्स नॉट पॉसिबल राइट कि वो सब वो कंट्रोल का डिजाइन कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, बट जहाँ बेस लेवल पे जहाँ पे काम हो रहे हैं ये एक्चुअल जहाँ पे काम हो रही है कंट्रोल वर्क कर रहा है, तो वो हो सकता है कि कुछ इसके भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है, उसके बेसिस पे ये 100% नहीं हो, मतलब 100% इफेक्टिव नहीं हो, तो इसके लिए 100% गारंटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या था, रीजनेबल अश्योरेंस इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। क्या चीज के लिए रीजनेबल अश्योरेंस? अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटी, 4 पॉइंट था। अचीवमेंट ऑफ entities objective with regards to reliability of financial statement एक था, ठीक है। दूसरा क्या था, efficiency and effectiveness of the operations, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, safeguarding of assets, एंड लास्ट क्या था, compliance with applicable laws and regulations, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, इन केस कुछ क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। चलो अपनी क्विकली आगे बढ़ते हैं। I don't know why it's not going. ओके ये जो पॉइंट अपने जो मीनिंग कवर कर रहे थे उसमें ही लिखा हुआ था कि अपनी 4 जो ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने के लिए था, उसमें क्या क्या था, वह रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस और एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि असेट को आप ऐसे ही किसी को नहीं दे, मतलब ऐसा नहीं छोड़ सकते कि कोई भी लेके चला जाए। फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं, फिनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो आपकी रिलायबल कैसे है, और आउटसाइडर जो है ऑडिटर है या फिर अदर जो आपके यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिलाई करे, तो कंट्रोल उस पर भी लगाना पड़ता है। फिर ऑपरेशंस जो आपकी चल रही हैं वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि लॉज एंड रेगुलेशन जो है उसके लिए भी आपको अकॉर्डिंगली कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अपने सीखे थे कि ऑडिटर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग। तो अपने यहाँ पे कवर करते हैं पॉइंट। एक है कि आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंट्रोल जिस एरिया में है अगर वो सही से नहीं कर रहा है काम, तो ऑडिटर जनरली क्या करते हैं, जो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं तो वो ये सब पॉइंट्स चेक करते हैं कि कंट्रोल इज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट, और अपने ये भी चेक करते हैं कि ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वो कर रहा है कि नहीं कंट्रोल। तो अगर कोई नहीं कर रहा होगा कंट्रोल राइट, तो उस केस में आपको एरियाज पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला मिसस्टेटमेंट यहाँ पे सही से डिजाइन नहीं किया हुआ है, तो एक यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। अपने देखे थे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो रिस्की एरिया होता है उसके लिए भी कंट्रोल का समझना इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी में नहीं है, मतलब कंट्रोल सही से नहीं किया काम किया, या फिर आपको कोई एक्सेप्शन मिला, कंट्रोल में कुछ लिखा हुआ है 2% का ऑथराइजेशन, और ये लोग जब एक्चुअल कंट्रोल में हो ही नहीं रहा है, मतलब एक साइन कर दे रहा है, उसी के बेसिस पे जो ऑथराइजेशन है ट्रांजेक्शन है वो हो जा रही है, तो ये डेफिनेटली रिस्की एरिया है। एंड इसको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ऑडिटर को, एंड डेफिनेटली ये इस पे ज़्यादा फोकस देने करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डिजाइनिंग द टाइमिंग, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी एरिया में कोई रिस्की एरिया हमने डिटरमाइन किया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है किसी एरिया में, बट उसमें कंट्रोल मैनेजमेंट ने अच्छे लगाए हुए हैं, मतलब इफेक्टिव कंट्रोल है, तो इन दैट केस डेफिनेटली हम थोड़े से तो वो हो जाते हैं कि चलो कंट्रोल इज गुड, तो अ, मतलब फर्दर ऑडिट पे से थोड़ी बहुत टेस्टिंग और एडिशनल सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर लिए तो इट्स गुड। अगर किसी एरिया में
है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस, बट कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैनेजमेंट ने कुछ भी कंट्रोल नहीं लगाया, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मैन और ऑडिटर को टेस्ट करते टाइम डेफिनेटली वो ध्यान में रखना पड़ता है कि कंट्रोल है नहीं, तो इन दैट केस कैसे रिलाई करे डॉक्यूमेंट्स पे, एंड कैसे ऑडिट और टेस्टिंग परफॉर्म करे। ठीक है, चलो इन केस कुछ क्वेश्चन होगा तो बताना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।